नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक आवश्यक सूचना कि आप छात्रों के अनुरोध पर मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट के लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको उड़ान आईएएस अकादमी के एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इस सीरीज से संबंधित 3 दिनों का एक ऑफर भी आपके लिए लाया गया है। ये ऑफर 8, 9 और 10 जुलाई के लिए है तथा इन 3 दिनों में यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको शुल्क में काफी छूट दी जा रही है। तो मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज को आप समझते हैं क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियोस का लाभ उठाने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करें तथा जल्द से जल्द इस कोर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करें। एक और सूचना आपके लिए है कि 14 जुलाई से उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा 2 बैचेस प्रारंभ की जा रही हैं। पहली जो बैच है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम के लिए होगी, जबकि दूसरी बैच सीजीपीएससी मेंस के लिए होगी। इन दोनों ही बैचेस में सीटों की संख्या को सीमित रखा गया है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। तो जल्दी से जल्द इस बैच का लाभ उठाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। चलिए तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम पिछली क्लास में जो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा था कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग व भंडारण व वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर आप यहां पर देख पा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी समझौता, यानी ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए, इससे संबंधित तकनीकों के विकास के लिए भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र जो है ये कहां स्थापित किया गया है, बिहार में, जहां पर धान की भूसी से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश के अनुसार आपको कुछ तथ्य दिए हैं, आपको सही विकल्पों का चयन करना है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश जो है वो लाया गया था, जिसके अंतर्गत विधानसभा सीटों का निर्धारण वहां पर किया गया है। तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। इन दोनों क्षेत्रों को कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा कथन है, जम्मू को 43 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और कश्मीर क्षेत्र को 47 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं इससे संबंधित जो आंसर है वो। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दे दिया है। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे। तो यहां से आपका जो पहला ऑप्शन है वो तो सही हो गया, क्योंकि दोनों क्षेत्रों को कुल मिलाकर 90 विधानसभा सीटों में बांटा गया है और जम्मू क्षेत्र को 43 विधानसभा सीटें दी गई है, वहीं कश्मीर क्षेत्र को 47 विधानसभा सीटें प्रदान की गई हैं। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऐसा एक फोटो दिखाया था, है ना। नाम क्या है इनका, सिंथिया रोजेनविग। ठीक है, आप देख पा रहे हैं फोटो इनका। इन्हें मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी, कौन कौन से स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी, ये आपको पूछ रहा है। तो कौन कौन से स्टेशन के बीच चलाई जाएगी, यहां पर देखिए, शामिल स्थान वे सभी प्रमुख स्थान जो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हैं, रामायण सर्किट के अंतर्गत आने वाले सभी स्थल, है ना। और कहां से कहां चलाया जाएगा, तो देखिए 18 दिन का पहला सफर दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा और भद्राचलम तेलंगाना जो है इसका अंतिम
ठहराव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफदरजंग स्टेशन से भद्राचलम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लेखिका हैं कौन? गीतांजलि श्री, और पुस्तक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, असल में ये जो किताब है वो मूल रूप से रेत समाधि के नाम से लिखी गई थी गीतांजलि श्री के द्वारा, और इसका अनुवाद किस नाम से हुआ है? टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसके लेखिका का नाम और पुस्तक का भी नाम, रेत समाधि पुस्तक का नाम है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? किसको मिला है? गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया है 22 मई को, 21 मई को, 20 मई को या 23 मई को? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। ठीक, तो कब है? 21 मई को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? नाम देखिए, राजीव कुमार जी जो हैं वो हमारे नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्ष 2022 में किसने जीता? निखत जरीन ने। ठीक है, निखत जरीन ने, और ऐसा करने वाली वो 5वीं भारतीय महिला है। इसके पहले कौन कौन जीता है? तो देखिए, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल, लेख केसी, और 5वीं कौन? निखत जरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो यहां पर देखिए, देश के मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ अभी हाल ही में। किससे संबंधित है? संतूर वादन से। शास्त्रीय संगीत में इनका बहुत बड़ा नाम है। चलिए आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक ऐसे संस्थान की स्थापना की गई है जो जनजातियों से जुड़े हुए शोध कार्यों को संपादित करेगा। बहुत सारी जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं जो कि जनजातीय शोध कार्यों से जुड़ी हुई हैं, उन सब के मध्य समन्वय करने का काम जो है एनटीआरआई के द्वारा किया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है। तो याद रखिए, ये जो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। एनटीआरआई राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा और शैक्षणिक, कार्यकारी तथा विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों का मुख्य केंद्र बनेगा। यानी एनटीआरआई नेशनल लेवल का एक ऐसा इंस्टीट्यूट होने वाला है जो क्या काम करेगा? देखिए, शैक्षणिक क्षेत्र में, कार्यकारी क्षेत्र में और विधायी क्षेत्र में जनजातीय जो लोग हैं उनके अधिकारों से संबंधित शोध कार्य करेगा। उनको सही अधिकार मिल पा रहा है कि नहीं, इसके अलावा उनकी संस्कृति पर शोध कार्य करने का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यह प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संगठनों के साथ साथ शैक्षणिक निकायों और संसाधन केंद्रों के साथ सहयोग एवं नेटवर्क स्थापित करेगा। यानी जितने भी संस्थान हमारे भारत में जनजातीय शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं उन सभी के मध्य समन्वय करने का और उनके साथ सहयोग का नेटवर्क जो है वो स्थापित करेगा। ठीक, यह जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों, एनएफएस की शोध परियोजनाओं की निगरानी करेगा। ठीक है, यानी जो राज्य स्तर की संस्थाएं हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? टीआरआई, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इनके मध्य इनको क्या करेगा? इनके शोध कार्यों पर निगरानी रखेगा। इसके अलावा अनुसंधान और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए मानदंड स्थापित करेगा। ठीक है, एक मानक स्थापित किया जाएगा इसके द्वारा कि आप जनजातीय शोध से संबंधित ये कार्य जो है करिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ साथ राज्य की कल्याण विभागों को नीतिगत सहयोग प्रदान करना।
आपको पता होगा कि हम लोग के भारत में बहुत बड़ी आबादी जो है जनजातीय जनसंख्या से संबंधित है और इन जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती है। तो इन्हीं सभी योजनाओं के संचालन के लिए राज्य कल्याण विभाग जो है उनके साथ समन्वय स्थापित करना और उनको सहयोग प्रदान करना, ये भी इसका कार्य होगा। इसके अलावा जनजातीय जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार या मदद हेतु अध्ययन और कार्यक्रमों को तैयार करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनजातीय जीवन शैली और जनजातीय संस्कृति के ऊपर शोध कार्य करने का काम भी इस NTRI के द्वारा किया जाएगा। ठीक, PMAAGY ये एक योजना है। क्या है योजना का नाम? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आपने इसका नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये सामान्य क्षेत्र में संचालित की जा रही योजना है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 13 जिले जो हैं ये आदिवासी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में अधोसंरचनाओं के विकास के लिए जो योजना चल रही है उसको क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसके अंतर्गत वही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। आगे, जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना तथा संचालन। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी एक जगह है, आपने नाम सुना होगा जशपुर का। जशपुर में एक संग्रहालय बनाया गया है। वहां पर आदिवासी संस्कृति से संबंधित धरोहरों को संभाल कर रखा गया है। बहुत सारे धरोहर है जिनको संभाल कर वहां पर रखा गया है। तो ऐसे ही संग्रहालयों की स्थापना करना, उनका रख रखाव करना, ये भी इसके NTRI के द्वारा किया जाएगा। ठीक, आगे, भारत की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना। इसका सबसे अच्छा माध्यम होता है समय समय पर एग्जीबिशन लगाना। तो ये कार्य भी किया जाएगा किसके द्वारा? NTRI। ठीक है, तो हो सकता है आपको आगामी समय में जो आप पढ़ते हैं ना, आदिवासी नृत्य महोत्सव या जो हम लोग का राज्योत्सव होता है, उसके साथ ये चीज भी आगे देखने को मिल सकता है कि जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े हुए जो सांस्कृतिक विरासत है उनके लिए अलग से एग्जीबिशन लगाया जाए, क्योंकि NTRI का गठन इसीलिए किया गया है। चलिए, देश भर के 100 से अधिक आदिवासी कारीगर अपने उत्पादों और नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो ये 100 से अधिक आदिवासी कलाकार जो हैं वो अभी जो इसका उद्घाटन प्रोग्राम होने वाला है ना, ये देखिए, ये है NTRI। इसके उद्घाटन में जो प्रोग्राम होने वाला है वहां पर 100 से अधिक कलाकार जो है वो भाग लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। अभी हाल फिलहाल में विश्व स्तर पर देखें तो पर्यावरणीय मुद्दे काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, चाहे ओजोन परत का क्षय हो, चाहे बढ़ता हुआ तापमान हो, चाहे वनों का ह्रास हो या वायु प्रदूषण हो। आप आए दिन चर्चा में इसको सुनते रहते होंगे। तो इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार भारत जो है वो 180 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी हमारे यहाँ की पर्यावरणीय स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो आइए पढ़ते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। देखिए, इसका जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WEF, विश्व आर्थिक मंच जिसे हम कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, ठीक है, दूसरे स्थान पर यूके है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, चौथे स्थान पर माल्टा और पांचवें स्थान पर है स्वीडन। नाम याद रखिएगा, पहले स्थान पर डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड, चौथे स्थान पर है माल्टा और पांचवें स्थान पर है स्वीडन। ठीक, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान याद रखिएगा और भारत का स्थान है 180वां, 180, याद रखना इसको। ठीक,
यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर हम बात करें अपने आसपास की जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं उनकी, तो अफगानिस्तान जो है ये 81 यानी 81वें स्थान पर है। अफगानिस्तान हमसे बहुत ऊपर है। इसके बाद श्रीलंका 132वें स्थान पर है, 132। इसके बाद चाइना 160वें स्थान पर है। नेपाल 162वें स्थान पर है। पाकिस्तान 176 यानी 176वें स्थान पर। बांग्लादेश 177वें स्थान पर और हमारा भारत है 180वें स्थान पर। तो आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। यानी पर्यावरणीय स्थिति हमारे यहाँ कितनी अच्छी है और पर्यावरणीय घटकों का जो ह्रास दर है, जो घटने का दर है, वो कितना अधिक है, इन सभी का मापन यहाँ पर किया जाता है और उसी के आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, है ना, सम की इंडिकेटर्स इंडिया में कौन कौन से। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है, उसमें हम 179 पर हैं, 179वें स्थान पर। प्रोटेक्टेड एरिया यानी जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो, उसके आधार पर हम 177वें स्थान पर हैं। स्पीसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स यानी कि प्रजाति सुरक्षा जो सूचकांक है उसमें हम 175वें स्थान पर हैं। एयर क्वालिटी वायु की जो गुणवत्ता है उसमें हम 179 पर हैं। क्लाइमेट पॉलिसी यानी जो पर्यावरणीय जलवायु नीति है हमारी, उसमें हम 165वें स्थान पर है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं सभी के सभी जो है पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए बिंदु हैं, जिसके आधार पर अलग अलग रैंकिंग हमको दी गई है और एक ओवरऑल रैंकिंग निकाली गई है जिसमें हम सबसे आखिरी स्थान पर हैं। तो ये काफी चिंताजनक बात है ना। आइए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था इस रैंकिंग के बारे में कि पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 से जारी किया जा रहा है। ठीक है, येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, आपको पता होगा येल यूनिवर्सिटी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है ना, येल यूनिवर्सिटी, और कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये दोनों मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी करती है। 2 साल में ये रिपोर्ट आती है और वर्ष 2002 से नियमित रूप से ये जारी की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले तो जारीकर्ता याद रखिए। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी SFSI, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ठीक, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। आपको पता होगा कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा जो है ये एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है शुरू से, और इसी से निपटने के लिए वर्ष 2013 में भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा नीति लाई गई थी। हमारे राज्य की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कानून वर्ष 2012 में ही आ गया था। ठीक, इस तरीके से छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना था जिसने अपने नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की थी। ठीक, देखिए तो ये जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? FSSAI। आपने ये नाम देखा होगा कहां पर? जब आप चिप्स का पैकेट या किसी भी प्रकार का जो डिब्बा बंद खाना खाते हैं तो वहां पर इसका एक सील लगा होता है ना, ऐसा एक लोगो लगा होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये वो संस्था है जिसके द्वारा मानकता प्रदान की जाती है उस डिब्बा बंद भोजन को। जैसे आप चिप्स खाते हैं तो उसको मानकता प्रदान करने का काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, असल में इंडियन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, इसी के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है अभी हाल ही में जारी किया गया है। कौन से क्रम का है? तो याद रखिएगा चौथे क्रम का है।
ये कब शुरू हुआ? तो वर्ष 2018-19 से इस सूचकांक को प्रारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? तो समझिए, देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धी सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से, यानी हमारे यहाँ राज्यों के मध्य एक ऐसा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराया जाए जिसके द्वारा क्या किया जाए, वहां के लोगों को, सभी राज्य के लोगों को खाद्य सुरक्षा, कौन सा राज्य कितना प्रदान कर पा रहा है अपने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा, इसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाए। तो इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा। जनहित के जो कार्यक्रम है, जो पीडीएस स्कीम्स हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले स्कीम्स हैं, उसका सही से संचालन किया जा सकेगा और साथ ही लोगों की खाद्य सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कुपोषण, भूखमरी, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा प्रयास है और अभी हाल ही में ये रैंकिंग जारी की गई है। चलिए, तो इसके अंतर्गत मापदंड, तो याद रखिए 5 मापदंड होते हैं इसके। पहला होता है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, यानी मानव संसाधनों का कितना सुव्यवस्थित आंकड़ा उस राज्य के पास है, ये देखा जाता है, ये पहला मापदंड है। दूसरा, इसका अनुपालन, ठीक है, आंकड़े तो आपके पास हैं, लेकिन आप इस आंकड़ों के आधार पर खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का कितना क्रियान्वयन कर पा रहे हैं, उनका कितना अनुपालन कर पा रहे हैं, ये दूसरा इसका फैक्टर होता है। तीसरा, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी। खाद्य परीक्षण बोलने का मतलब आप जानते होंगे कि हमारे यहां से जब धान खरीदी हो जाती है तो उसको गोडाउन में भेजा जाता है, और गोडाउन में रखे रखे कई बार आपने सुना होगा कि गोडाउन में सड़ गया धान, या चूहे वहां घूम रहे हैं, चूहे खा जा रहे हैं, तो उस खाद्य की क्वालिटी तो गिर गई। तो खाद्य का परीक्षण किया जाता है कि कौन से राज्य ने कितने अच्छे तरीके से अपने यहाँ जो खरीदा गया धान है या खरीदी गई जो फसल है उसको संग्रहित करने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। उसके आधार पर ये एक रैंकिंग जो है ना, उसके आधार पर ये एक बिंदु जो है इस रैंकिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, फूड सेफ्टी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने में कौन सा राज्य कितना आगे है ये देखा जाता है। और उपभोक्ता अधिकारिता, यानी उपभोक्ता को कितना अधिकार दिया गया है, ये सारे पॉइंट जो है, ये 5 पॉइंट, ये मूल आधार होते हैं किसके? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के। तो आइए अब रैंकिंग पर बात कर लेते हैं। रैंकिंग की अगर बात करें तो राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है बड़े राज्य की श्रेणी, यानी जितने भी बड़े राज्य हैं, पहली श्रेणी है बड़े राज्यों की श्रेणी, बड़े राज्यों की अलग से श्रेणी प्रदान की गई है। दूसरा, छोटे राज्यों की श्रेणी बनाई गई है। और तीसरा, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को अलग से इसके अंतर्गत रैंकिंग प्रदान किया गया है। ठीक, तो बड़े राज्यों की अगर मैं बात करूं तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है गुजरात, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, 15वें स्थान पर है तेलंगाना, 16वें स्थान पर है बिहार और 17वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश। अब आप बोलेंगे सर तीसरे से सीधा 15वें में क्यों? अरे क्योंकि बड़े राज्यों की अगर मैं बात करूं तो बड़े राज्यों में 17 राज्य शामिल हैं, इसीलिए शुरू के 3, 1, 2, 3 और नीचे के 3 यानी 15वां, 16वां और 17वां। ठीक, छोटे राज्यों की मैं बात करूं, अच्छा बड़े राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है और छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? याद रखिएगा 13वां। ठीक है, बड़े राज्यों में शामिल है हमारा राज्य। अब छोटे राज्यों की अगर मैं बात करूं तो गोवा प्रथम स्थान पर है, मणिपुर दूसरे स्थान पर है, 7वें और 8वें नंबर पर क्रमशः मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है और दूसरे स्थान पर दिल्ली है, जबकि 7वें नंबर पर दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव, और 8वें नंबर पर है लक्षद्वीप। तो आपको याद यहां पर ये रखना है सबसे पहली चीज कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है। बड़े राज्यों की रैंकिंग पूछता है, बड़े राज्यों की रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं।
ठीक, तो बड़े राज्य में सबसे पहले स्थान पर कौन है, याद रखिएगा तमिलनाडु। और छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान है 13वां। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है मिताली राज। मिताली राज आपको पता होगा कि भारतीय महिला क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर कही जाती हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जून के महीने में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इनके रिकॉर्ड्स पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पिछले साल मेंस में, वर्ष 2021 के मेंस में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट में मिताली राज की जो योगदान है उस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, उसको लिखिए। तो इसमें पढ़ते हैं कि मिताली राज ने 8 जून 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन है। अंतरराष्ट्रीय रन सबसे ज्यादा है अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में कितने हैं, 10,868 रन। वह रिकॉर्ड 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला है, पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 6 विश्व कप खेला है। याद रखना, 6 विश्व कप में ये खेल चुकी हैं। ठीक, मिताली 201 दिवसीय मैच खेलने वाली भी इकलौती महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 200 से अधिक मैच खेला इन्होंने, 232 मैच है ना, 232वें मैच में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय वनडे से संन्यास लिया था। चलिए, तो इनके रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये मैच है, ये रन, और इसके बारे में विशेष टेस्ट मैचों की अगर हम बात करें तो इन्होंने 12 टेस्ट मैच खेले हैं, कुल 699 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे की अगर बात करें, एक दिवसीय क्रिकेट की, तो 232 मैच खेले हैं और 7,805 रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 64 अर्धशतक हैं। अगर T20 की बात करें तो 89 इन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें 2,364 रन बनाए हैं और इसमें 17 अर्धशतक शामिल हैं। तो महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। अगला टॉपिक है फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता। देख पा रहे हैं आप फोटो में, विजेता कौन है, राफेल नडाल, स्पेन के हैं। याद रखिएगा, प्लेयर के नाम के साथ उसके देश का नाम जरूर याद रखिएगा कि वो कौन से देश से संबंधित है। तो राफेल नडाल कहां से संबंधित है, स्पेन से, स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन 2022 प्रतियोगिता जीती है। उपविजेता की अगर बात करें तो कास्पर रूड, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग की बात करें तो महिला एकल में ईगा स्वेतिक, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीत हासिल की है, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन 2022। वहीं कोको गॉफ, ठीक है, कोको गॉफ जो है अमेरिका की खिलाड़ी हैं और ये उपविजेता इस प्रतियोगिता में रही हैं। चलिए अगला टॉपिक है एनो कोवैक्स। आपको पता होगा कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए मनुष्यों के लिए तो दवाइयां आ चुकी हैं, आप वैक्सीनेट भी हो चुके होंगे, लेकिन ये जो वायरस है वो जानवरों को भी प्रभावित करती है और जानवरों को इसके संक्रमण से बचाने के लिए अभी हाल ही में एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, एनोकोवैक्स। तो आइए पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च की है। इसे हरियाणा स्थित आईसीएआर मतलब क्या होता है, इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको कि इस दवाई का नाम क्या है, तो एनोवैक्स, और किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईसीएआर और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। एनोवैक्स जो है वो जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है, यानी SARS-CoV-2 डेल्टा जो है वैक्सीन, उसके जैव पदार्थों का प्रयोग करके इसे बनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह वैक्सीन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से
बचाती है, यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों से ही पशुओं को बचाएगा। यह श्वानों यानी कुत्तों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है। चलिए, तो याद रखिएगा इस दवाई का नाम, इस वैक्सीन का नाम क्या है? एनोवैक्स। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है सिरुमलाई जैव विविधता पार्क। अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक नए बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पार्क के निर्माण की बात कही जा रही है, जिसका नाम क्या है? सिरुमलाई। सिरुमलाई असल में एक पहाड़ी का नाम है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके आसपास अच्छी खासी जैव विविधता होने के कारण इस क्षेत्र को किस रूप में स्थापित किया जा रहा है? इसे स्थापित किया जा रहा है जैव विविधता पार्क के रूप में। ठीक, तो राज्य याद रखिएगा, कौन से राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। सिरुमलाई हिल्स जो है ये 60,000 एकड़ में फैला हुआ है और समुद्र तल से 400 से 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर यहाँ पर पादप विविधता की बात करें, यानी पौधों में कितनी विविधता है इसकी बात करें, तो यहाँ पर ऊंचाई में, यानी जो सिरुमलाई पहाड़ी है उसके ऊंचे वाले भाग पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा वुडलैंड सवाना ऊंचाई पर ढालों के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ढालों पर पाए जाते हैं कौन? वुडलैंड और सवाना जाति के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं इसकी ढालों पर। इसके अलावा निचली पहाड़ी श्रृंखला में झाड़ीदार वन है, यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर झाड़ीदार वन है, जबकि मध्य पहाड़ी के प्रमुख भाग पर उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक, तो अलग अलग प्रकार के आप यहीं पर देख पा रहे हैं। एक जगह अर्ध सदाबहार वन दिख रहा है आपको, दूसरा वुडलैंड और सवाना के पौधे। ये जो वुडलैंड और सवाना पौधे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने चंदन तस्करी का नाम सुना होगा, वो ऐसे ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर लकड़ियों वाले जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा झाड़ीदार वन हमको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। झाड़ीदार वन, ऐसे लगता है कि यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, लेकिन झाड़ीदार वन जो है ये औषधियों के लिए, औषधियां यहां से बहुत ज्यादा प्राप्त होती हैं। इसके अलावा वायु का शुद्धिकरण भी तो करती हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा झाड़ियां होती है वहां की वायु उतनी ही ज्यादा साफ होती है। तो औषधियां यहाँ का प्रमुख उत्पाद होती हैं, याद रखिएगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मध्य पहाड़ी का भाग है वहां पर उष्णकटिबंधीय मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है। ठीक, अगला देखिए जंतु जगत विविधता, यानी अगर जंतु वैविध्य की बात करें तो इस क्षेत्र में गौर, तेंदुआ, चित्तीदार हिरण, माउस डियर, बार्किंग डियर, है ना, बार्किंग डियर मतलब भौंकने वाला हिरण, सियार, भालू, जंगली सुअर, भारतीय पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और सरीसृप व एविफोना की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी इतने से क्षेत्र में ही कितनी सारी प्रजातियां हमको जंतुगत रूप में मिलती हैं, आप खुद सोचिए। तो पादप विविधता बहुत ज्यादा है, जंतुगत विविधता बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या निर्मित किया जा रहा है? यहाँ पर जैव विविधता पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं पूछेगा तो कम से कम इसके जगह का नाम याद रखिए, राज्य का, कि कौन से राज्य में स्थित है। याद रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। अगला टॉपिक है मंकी पॉक्स। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहने वाला न्यूज है। ये बताया गया कि 25 से ज्यादा देश जो है वो इससे प्रभावित हो चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं इसमें। मंकी पॉक्स वायरस अब तक 29 देशों में फैल चुका है। इसके साथ ही 1000 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए चेतावनी जारी की है। याद रखिएगा, चेतावनी जारी की गई किसके द्वारा? WHO के द्वारा। यह है क्या, समझिए। यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग उन रोगों को बोला जाता है जो कि पशुओं से इंसानों में पहुंचते हैं। जेनेटिक नहीं बोला जा रहा, जूनोटिक। ठीक है, जू शब्द से आया है। जू मतलब, आप जूलॉजी शब्द सुने होंगे ना, जू मतलब होता है जंतु। तो जंतुओं से आने वाले जो बीमारियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जूनोटिक बीमारियां कहते हैं। ठीक, जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग। तो मंकी पॉक्स जो है वो एक वायरल जूनोटिक रोग है।
ठीक है, सॉरी, जूनोटिक रोग है, और बंदरों में चेचक के समान बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। यानी जैसे आपने सुना होगा ना स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स ये मानवों में होता है, मनुष्यों में होता है, वैसे ही बंदरों में जो चेचक होता है उसी के समान ही ये दिखाई पड़ता है, सेम, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें ये कहाँ की स्थानिक बीमारी है, तो नाइजीरिया में ये बीमारी बहुत आम है, इसीलिए वहां की स्थानिक बीमारी इसे कहा जाता है। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने वाले जानवरों में बंदर और वानर, ठीक है, बंदर हैं और वानर हैं, विभिन्न प्रकार के कृंतक, कृंतक या कृंतक, असल में इसके लिए शब्द आता है कृंतक। कृंतक ऐसे पशु होते हैं जो अंग्रेजी में आपने नाम सुना होगा रोडेंट्स, रोडेंट्स को बोला जाता है कृंतक। इसके अंतर्गत चूहे आते हैं, मूषक वर्ग के जितने भी पशु हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं। और ये सारे जो पशु हैं, है ना, गिलहरी हो गया, चूहा हो गया, छछूंदर हो गया, है ना, ये सारे जो पशु हैं वो क्या कहलाते हैं, कृंतक। और सब के सब क्या है, इस बीमारी के वायरस को क्या करते हैं, वहन करते हैं। ठीक, यह रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पॉक्स विरिडे फैमिली में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। ये इतना डिटेल में मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो याद रखिएगा, ठीक है, वैसे नहीं जाएगा। चलिए, मंकी पॉक्स का संक्रमण पहली बार 1958 में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों के समूह में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोपों के बाद खोजा गया, जिसे नाम क्या दिया गया, मंकी पॉक्स। पहला मानव संचरण का मामला 1970 में कहां मिला, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ठीक, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में चेचक को खत्म करने के तीव्र प्रयास के दौरान दर्ज किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो बीमारी है ये कहाँ की स्थानीय बीमारी है, तो नाइजीरिया की, खासकर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर ये बीमारियां बहुत कॉमन रूप से मिलती है। ठीक, ये एक जूनोटिक रोग है, जानवरों से मनुष्यों में आता है और WHO ने इसके संबंध में चेतावनी जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ये कुछ कुछ वर्षों में अपने रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं। जैसे पिछला रिपोर्ट जो है SRS का वो आया था वर्ष 2018-19 में। ठीक, अभी हाल ही में इसका एक आंकड़ा आया है, कुछ आंकड़े इसके द्वारा दिए गए हैं जिसमें जीवन प्रत्याशा की बात की गई है। जीवन प्रत्याशा, आपने ये शब्द सुना होगा। असल में जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है एक अनुमान जीवन के बाकी बचे वर्षों का। ठीक है, यानी जैसे मैं एक अनुमान लगाता हूं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, ये 60 वर्ष तक जिएगा या 100 वर्ष तक जिएगा, ये मेरा अनुमान है, ये जीवन की प्रत्याशा है। इसका कुछ आधार है मेरे बोलने का, मैंने इसके स्वास्थ्य को देखा, इसके शरीर की आकृति को देखा, सब चीजों का आकलन करके मैंने ये अनुमान लगाया कि इसका जीवन 60 वर्ष का होगा। इसे ही कहा जाता है क्या, जीवन प्रत्याशा। ठीक, चलिए, तो अभी हाल ही में जो SRS का रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 69.7 है। पिछले वर्ष से बढ़ा है, पिछली रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें इससे कम बताया था, लगभग 66 ईयर के आसपास बताया गया था। अभी कितना बताया जा रहा है, 69.7। जीवन प्रत्याशा का वैश्विक औसत, देखो ये जो जीवन प्रत्याशा है वो किसके लिए है, भारत के लिए है, भारत के लिए। इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये शब्द आपने सुना होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ये असल में सुना कहाँ होगा पता है, आपने सुना होगा इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करते समय एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मानदंड है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा भी होता है। ठीक, तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में इसका औसत कितना है,
जीवन प्रत्याशा का 69.7, यानी अनुमानित लगभग 70 साल यहाँ का व्यक्ति जीता है। वहीं अगर मैं विश्व की बात करूं, वैश्विक, तो उसका औसत है 72.6। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि विश्व का औसत हमसे ज्यादा है। इसका मतलब भारतीय जो है वो विदेशियों से कम जी रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी होना, दुर्गम क्षेत्र है हमारे यहाँ, बहुत सारे प्रथागत कारण है जिसके कारण हम स्वास्थ्य संबंधी जो टीकाकरण है या पोलियो के ड्रॉप्स हैं, इन सब की अवहेलना करते हैं। तो हमको ये सब नहीं करना है। हमको जीवन प्रत्याशा यदि बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है हमको स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति सचेत और जागरूक होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और 1 वर्ष या 5 वर्ष में जीवन प्रत्याशा के बीच का अंतर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे अधिक है, जहां शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। बोलने का मतलब देखिए, मान लीजिए ये कोई बच्चा है, ये जन्म ले रहा है, ये जन्म लिया है, तो हमने बोला कि भाई इसके जन्म इसका जो जन्म है ना, जन्म हुआ, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि इसकी जो आयु है वो मान लो 100 वर्ष की है। हमने इसके स्वास्थ्य का परीक्षण किया, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि इसकी आयु जो है वो 100 वर्ष की होगी। लेकिन मान लो वही बच्चा 5 वर्ष के बाद फिर से उसका अनुमान लगाया गया, उसके स्वास्थ्य के आधार पर। कब लगाया गया अनुमान? 5 वर्ष पर। और ये कहा गया कि नहीं ये 100 साल तो नहीं, लेकिन हाँ 70 वर्ष जो है ये जी जाएगा। तो यहां पर अनुमान का अंतर जो है, ये जो डिफरेंस है, ये बड़े राज्यों में हमको ज्यादा दिख रहा है। 30 साल का अंतर दिख रहा है जन्म के समय जो अनुमान लगाया, और 5 वर्ष के होते होते जो अनुमान लगाया। तो ये जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने तो यहां पर एक अनुमान लिया है 30 वर्ष का। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये अंतर कहां ज्यादा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कारण क्या है? जाहिर सी बात है, जन्म के समय उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं वैसी नहीं काटना। जाहिर सी बात है, जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय जब उसका आकलन किया गया तो हम बच्चा जो होता है वो उसका स्वास्थ्य माता के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ठीक, और 5 वर्ष की अवस्था तक अगर देखें, 5 वर्ष के बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बहुत सारे कारणों पर निर्भर करता है। जैसे गरीबी, उस परिवार में गरीबी तो नहीं है, इस पर भी निर्भर करता है। उसके आसपास की स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। इस बच्चे के टीकाकरण पर भी निर्भर करता है। इस बच्चे के कुपोषण की समस्या पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा, कुपोषण के अलावा और किस पर निर्भर करता है? इसके अलावा निर्भर करता है क्षेत्र पर। क्षेत्र पर बोलने का मतलब, यदि वो क्षेत्र दुर्गम हुआ, जाहिर सी बात है वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता आसान नहीं होगी। तो हम यही देख रहे हैं कि जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। किन राज्यों में? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। ठीक, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 20 साल की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की अगर मैं बात करूं तो 20 वर्ष की वृद्धि हुई है। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है हमारे यहाँ, इसीलिए हम ये ज्यादा अनुमान लगाते हैं कि भाई अब पहले बच्चा जो 80 साल का अनुमान लगाते थे, हम अब बोल सकते हैं कि हाँ वो 100 साल जिएगा। ठीक, जो 1970-75 के 49.7 से बढ़कर 2015 से 19 में 69.7 हो गई है। ठीक, यहां पर ये आंकड़ों की अगर बात करूं तो ये आंकड़े कैसे बनेंगे? देखिए, जन्म के समय कब? 1970 से 75 में कब था? कितना था? 49.7 था। 100 वर्ष नहीं था, 49.7 था। मैंने कहा था ना, ये तो अपने मन से मैं मान रहा हूं।
वहीं अगर मैं बात करूं वर्ष 2015 से वर्ष 2019 के बीच, तो ये कितना हो गया है, 69.7 हो गया है। तो याद रखिएगा इसको, ये अभी हाल ही में जारी हुआ है रिपोर्ट। नाम क्या है इसका, SRS रिपोर्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। जो फुटबॉल फेडरेशन है, वर्ल्ड फुटबॉल फेडरेशन, उसके द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि ये जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है उसका आयोजन हमारे भारत में होगा। ठीक, फीफा ने हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की। इसका आयोजन भारत में किया जाना है। इसका फाइनल मैच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर 2022 को खेला जाएगा। वर्ष 2020 में विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसका आयोजन भारत में 5 स्थानों पर होना था। ठीक है, यानी पहले भी जो तय कार्यक्रम था वो भारत के लिए ही था। भारत में 5 स्टेडियम थे जहां पर ये आयोजन होना था, लेकिन नवंबर 2020 में फीफा ने टूर्नामेंट के 2020 संस्करण को रद्द कर दिया था कोविड के कारण। ठीक, चलिए, ये जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन फीफा द्वारा किया जाता है। यह सम संख्या वाले वर्षों में आयोजित किया जाता है, यानी जाहिर सी बात है हर 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है, और पहली बार वर्ष 2008 में खेला गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चूंकि भारत में आयोजित होने वाला है इसीलिए पहली बार कब खेला गया ये जरूर याद रखिएगा। पहली बार कब खेला गया है, अंडर 17 महिला विश्व कप वर्ष 2008 में। इसका वर्तमान चैंपियन है स्पेन, याद रखिएगा नाम। इसका वर्तमान चैंपियन देश कौन है, स्पेन, जिसने वर्ष 2018 के टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहां आयोजित हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका आयोजन वर्ष 2022 में चेन्नई में होने वाला है। ठीक, भागीदार कितने देश होंगे, याद रखना 189 देश, 189 देश। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार है ना, भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है और 30 साल के बाद एशियन कॉन्टिनेंट में इसका आयोजन किया जा रहा है। एशियन द्वीप में इसका आयोजन हो रहा है 30 साल के बाद, और भारत में तो पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक, अगला है सौंदर्य प्रतियोगिता। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, है ना, किसका नाम, आपने नाम सुना होगा शिनी शेट्टी का। ठीक, क्यों सुना होगा, क्योंकि अभी इन्होंने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ष 2022 का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, मिस इंडिया की अगर बात करें 2022 तो कौन है, शिनी शेट्टी। अगर मिस वर्ल्ड 2022 की बात करें तो शाइलिन फोर्ड अमेरिका की हैं। और मिस यूनिवर्स ये तो 2021 में आयोजित हुआ था, है ना, वर्ष 2022 में ये हमको दिसंबर के माह में दिखेगा। ठीक है, ये प्रतियोगिता दिसंबर के माह में आयोजित होगी इस साल। हर साल होता है दिसंबर में ही, इस साल भी दिसंबर में आयोजित होगी। तो मिस यूनिवर्स 2021 भारत की ही हरनाज कौर संधू ने ये प्रतियोगिता वर्ष 2021 में जीती है। ठीक, तीनों के नाम याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि ये जो शाइलिन फोर्ड है ये कौन से देश की है, अमेरिका की है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, रांची में या भोपाल में। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन या स्विट्जरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है। ऑप्शन है 10वां, 11वां, 13वां या 15वां। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 के विजेता पुरुष एकल की बात हो रही है,
विजेता कौन है? राफेल नडाल है, जोकोविक है, रोजर फेडरर है या कास्पर रूड है? जानवरों के लिए देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन है मेनोकोवैक्स, कोवाइक्स, एनोकोवैक्स या फॉक्सोकोविक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है सिनी शेट्टी, हरनाज संधू, विनीता शेट्टी या अनीता जयेश। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चित समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।